नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट सितंबर 2026 के लिए सोशल साइंस मैराथन क्लास एनसीईआरटी क्लास 6th की हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वह है पृथ्वी हमारा आवास। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास का हम देखेंगे। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। फर्स्ट यूनिट सौरमंडल में पृथ्वी। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो इसमें कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है वह है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर उल्का पिंड। इनमें से बताइए आप कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड ये क्या है? सभी खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, या फिर डी ऑप्शन, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? इसमें हो जाएगा बी। कौन सा? बी ऑप्शन। देखते हैं आगे, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है वो क्या है? खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आगे देखते हैं, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो इसमें है आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या फिर डी नक्षत्र मंडल। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? डी वाला। डी क्या है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है अपना सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह या समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, नक्षत्र मंडल। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर किससे संबंधित है? नक्षत्र मंडल से संबंधित है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जो आकार में बहुत बड़ी हो, दूसरा है जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती हो, और तीसरा ऑप्शन है जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और डी ऑप्शन है जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता हो ये है, या फिर जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं हो तो वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इन पर विचार करो और उपयुक्त कथनों में सत्य कौन सा वो लगाना है अपने को। तो पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो कौन सा सही है इसमें? तो कौन सा है इसमें सही? इसमें हो जाएगा केवल एक, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह नहीं है, तीसरा ग्रह है, और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ये बात सही नहीं है। पहली बात सही है कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन, केवल एक। आगे देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो चार तो जो है आंतरिक ग्रह होते हैं और चार क्या होते हैं? बाहरी ग्रह। तो जो चार अंदर के हैं आंतरिक ग्रह उनका क्रम पूछ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर? ए ऑप्शन, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, या फिर बी शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, या फिर सी बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, या फिर डी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल।
तो कौन सा हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, बुध शुद्ध पृथ्वी मंगल, इस प्रकार से। और फिर ये ट्रिक है, बुध शुद्ध पृथ्वी मंगल बस हम। फिर आता है इसके बाद में बृहस्पति, फिर कौन सा आता है? शनि, फिर अरुण, और फिर बाद में वरुण, सबके लास्ट में आता है वरुण। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? तो मैंने अभी बताया 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाहरी ग्रह होता है। तो जो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं उनमें से देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो पहला जो है बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल, इनमें से कौन कौन से हैं? तो मंगल, ये जो बृहस्पति है ये तो बाहरी ग्रह में आ जाएगा। और ये जो 3 है कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, ये कौन से ऑप्शन हमें आया है? 1 2 3 बी ऑप्शन में। तो कौन सा हो जाएगा अपना सही? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाहरी ग्रह है? जो बाहरी ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि और यूरेनस। तो ये चारों ही क्या है? बाहरी ग्रह है। तो जिसमें उपयुक्त सभी आ रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से में आ रहा है? डी ऑप्शन में। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। दूसरा जो है कथन, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो क्या ये दोनों सही है? बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम है, क्योंकि वो सबसे नजदीक है तो सबसे कम ही होगा। जैसे मान लो कि ये अपना सूर्य है और सूर्य की जो पास में सबसे पास में कौन सा है? बुध है। तो अब इसके इसके चारों ओर परिक्रमा करेगा तो इसको कम समय लगेगा। और जो दूर होगा ग्रह है, जैसे ये दूर है, तो इनको जो चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय है ज्यादा लगेगा। इस प्रकार ये जो कथन पहला है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है, तो ये सही बात है। और दूसरा जो है कारण कारण है इसका कथन का, बुध सूर्य के सबसे नजदीक रहे, तो ये कारण भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही? ए में क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो मैंने अभी बताया 4 तो होते हैं आंतरिक ग्रह, 4 होते हैं बाहरी ग्रह। जो ये 4 आंतरिक ग्रह होते हैं हम देखते हैं एक बार, एक, दो, सॉरी दोबारा देखेंगे, 4 ग्रह पहले बना लेते हैं। ये 4, ये तो आंतरिक हो गए। अब इसके बाद में 4 और बना लेते हैं, ये हो गए बाहरी, और ये हो गया अपना सूर्य। तो इनके बीच में क्या होता है? जो 4 आंतरिक ग्रह होते हैं इनके बीच में ये एक क्या होती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। तो किन किन के मध्य होती है? एक यहाँ और बना, सॉरी ये गलत लाइन खिंच गई। तो जो 4 के बाद में 5वां होता है उन 2 के बीच में होती है। तो कौन कौन से के मध्य होती है? तो इसमें मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो सौरमंडल में कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या बृहस्पति, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो अब बस अब तो लास्ट में अब वरुण हो जाएगा। नेपच्यून जो है सबसे लास्ट में है, बी ऑप्शन। बुध शुद्ध पृथ्वी मंगल बस अब, इस प्रकार से ट्रिक है इसकी। तो बस अब में अब तो वह आएगा वरुण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? वी वाला। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू आभाव, क्या? पृथ्वी के आभाव को भू आभाव जियोड भी कहा जाता है। दूसरा है कारण, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। तो दोनों बात सही है। तो इसमें दोनों सही किसमें बता रहा है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ये वाला सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। और दूसरा ऑप्शन है,
कारण है कथन का, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो हरा रंग क्यों दिखाई देता है यहाँ के वनों के कारण? जी नहीं, यहाँ के पानी के कारण दिखाई देता है। तो न तो एक और न ही दो। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की नहीं, नीले रंग की दिखाई देती है। तो ये दोनों ही क्या है? गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? ये वाला चौथा, न तो एक और न दो। आगे देखते हैं, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर बना है? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। इसमें कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण जो है वो हुआ है। तो इसमें राइट ऑप्शन है डी वाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। और दूसरा जो कारण है इसका, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो कौन सा है? इसमें सी, दोनों सही है कि जो सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सूर्य अपनी तरफ खींचता है सभी को, तो ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का अल्टीमेट स्रोत है, मुख्य स्रोत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? सी वाला। एक और दोनों कथन क्या है? सही है। आगे देखते हैं, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? क्या है क्वेश्चन? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, या फिर इनमें से कौन सा? कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दीर्घ वृत्ताकार। एक बड़े वृत्त की भांति सौरमंडल के जो है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो क्या करते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपना बी ऑप्शन, दीर्घ वृत्ताकार। आगे देखें, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को, या शनि को? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और शुक्र ग्रह की जलवायु जो है मिलती जुलती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा। ध्यान देना, इस बार सूर्य की नहीं पूछ रहे हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह पूछ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है ना, रात को तारों के साथ दिखाई भी देता है हमें। तो ये क्या है? सबसे जो है निकटतम ग्रह है। और अगर पृथ्वी के उपग्रह पूछे, एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो उसमें क्या जाएगा? चंद्रमा। आगे देखें, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा जो हो जाएगा शुक्र। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। और सबसे छोटा शुक्र हो जाए, बुध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखें, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो एक तो शुक्र और एक यूरेनस। जैसे मान लो बाकी ग्रह कैसे घूम रहे हैं? ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से? शुक्र और यूरेनस, जिसका नाम अरुण भी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। और दूसरा है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दोनों ही सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? सी वाला। सी वाला सही हो जाएगा कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। और ये छल्ले विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्रकृति उपग्रह नहीं है? जैसे हमारे
पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। तो हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो किस किस के पास नहीं है? बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बुध और एक हो जाएगा यूरेनस। तो एक हो जाएगा बुध और एक हो जाएगा शुक्र। तो 1 और 3 ऑप्शन किसमें है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। आगे देखें, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो उपग्रहों को चंद्रमा भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो किसके पास ज्यादा है? ए ऑप्शन शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल या फिर डी यूरेनस। तो किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और दूसरा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के व्यास का आधा नहीं है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ क्या है, सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये वाला जो है कथन सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक, केवल एक वाला जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखें, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो खगोल शास्त्री कौन थे प्राचीन भारत के? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट या नागार्जुन। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दूसरा है इसका कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए। जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण गलत है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये सही है। लेकिन कारण जो है इसका गलत है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लगने वाले समय से अधिक है, ये गलत है। अब आगे बात करें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो इसमें कौन सा जो सही है वो देखेंगे। तो इसमें एक और दोनों क्या है? सत्य है। जो सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। और खुले आकाश में, अब इसमें ऐसे देख लिया करो, कारण और कथन के बीच में क्योंकि लगाकर देख लिया करो कि सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, क्योंकि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक सफेद चौड़ी पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो इसमें दोनों क्या है? सत्य है। आगे देखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब देखते हैं यूनिट दूसरी। तो यूनिट दूसरी का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसकी बात करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त क्या है? क्वेश्चन क्या है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। तीसरा है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप का देशांतर कहते हैं। तो इसमें से कौन कौन से सही है? विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, एक तो पहला वाला सही है, ठीक है।
और दूसरा विषुवत को ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, एक दूसरा सही है। तीसरा जो है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, ये गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए सूची 1 से को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको 1 से 2 से सुमेलित करेंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ है? तो कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री उत्तर में है। मकर रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री जो है दक्षिण में है। और आगे देखते हैं उत्तर ध्रुव वर्त कहाँ है? तो जो 66.5 डिग्री उत्तर में जो है क्या है? उत्तर ध्रुव है। और दक्षिणी ध्रुव वर्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में है, वो दक्षिणी ध्रुव है। तो इसमें कौन सा आएगा? 2, 3, 4, 1। तो कौन से वाले में है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा वाला? सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित नहीं है वो देखना है अपने को। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा व्रत के बीच क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का उष्ण कटिबंधीय। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन 1 और 2, दूसरे में 2 और 3, और तीसरे में केवल 1 और 3। तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कोई सा भी सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी वाला। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एवं समान रहता है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहते हैं, ये वाला सही है। तो कौन सा हो जाएगा सही? ए वाला। आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं, या फिर अक्षांश रेखाएं, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। आगे देखें छठा क्वेश्चन। किसी स्थान का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। अश्व अक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर विषुवत रेखा। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमुख यामोत्तर जो है इसके आधार पर जो हमारी मानक समय रेखा वो निर्धारित होती है। आगे देखें। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से हैं? तो सत्य कथन देखेंगे। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। और दूसरा है 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। और दूसरा जो है 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों क्या है? सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिमी के स्थानों का समय पीछे होता है। फिर कारण इसका पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बी वाला है
इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आर कारण गलत है, इसलिए अपना सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखें, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या फिर 20 मिनट। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 मिनट। आगे देखें, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट का, या एक समान समय होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट, सी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री, तो 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं, तो 20 डिग्री हो गई तो कितने हो गए? ये देख लो आप, 1 घंटा 20 मिनट हो गई। तो 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा 20 मिनट, अर्थात 60 और 20 80 मिनट का समय लगेगा। 20 इंटू 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। आगे देखते हैं, भारत के किस याम्योत्तर देशांतरी रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन 82.5 डिग्री पूर्व, फिर बी ऑप्शन 82.5 डिग्री पश्चिम, 81 डिग्री पूर्व, या फिर 83 डिग्री पश्चिम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन 82.5 डिग्री जो पूर्व वाला है, इसमें क्या है? भारत को यामोत्तर देशांत रेखा स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। आगे देखें, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय में कितना आगे या पीछे है? तो पहला ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे, या 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे जो है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच के मानक समय से आगे है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट तीसरा, पृथ्वी की गतियां। तीसरी यूनिट क्या है? पृथ्वी की गतियां देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ग्रहणन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? ग्रहणन कहलाती है। और दूसरा है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा को परिक्रमण कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, दोनों। इसमें दोनों सही हो जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? ग्रहणन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो जैसे ये वीके ट्रिक्स क्लासेज मान लो, ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये एक साइड झुका हुआ है ना, वो कितना झुका हुआ है? ऐसे ही पृथ्वी भी झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है? ए ऑप्शन 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री, या 26 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे देखते हैं, प्रदीप्ति वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, या ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर सी ऑप्शन ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है किसे कहते हैं? सी वाला ऑप्शन, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर स्थित कक्षा में परिक्रमण, या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो ए वाला ऑप्शन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ये क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन का
कारण बनता है। आगे देखते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणों की सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस अवस्था को? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, या विश्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्या कहेंगे इसको? उत्तरी अयनांत। जब 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है उस समय कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को, और उसी से क्या होता है सबसे बड़ा दिन होता है और अधिक ऊष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी उस दिन। और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। जहां मान लो 21 जून को है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? तो उत्तरी अयनांत कहेंगे। आगे देखते हैं। दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है अपने को। जो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणों मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। पहला भी सही है, दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य झुका होता है, दक्षिणी अयनांत होता है तब, और सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और एक और दो दोनों कथन इसमें सही है। आगे देखें। विश्व के संदर्भ में जो है विश्व के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विश्व पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कोई भी ध्रुव सूर्य की चारों ओर सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। जो विश्वत के संदर्भ में अगर विश्वत 0 डिग्री अक्षांश पे अगर बात करें हमें, तो इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इस अवस्था में क्या है? सूर्य किरणें विश्वत वृत्त पर सीधी पड़ती है, बीचों बीच सीधी पड़ेगी और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगी। जब पृथ्वी जैसे ये विकेट्रिक्स क्लासेज है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो ना तो उत्तरी अक्षांश पर ना दक्षिणी अक्षांश पर, दोनों जो है बराबर बराबर भागों में विभाजित हो रहे हैं। और कोई भी ध्रुव पर सूर्य का क्या है? झुका हुआ नहीं होगा, पृथ्वी पर सीधी किरणें आएगी। तो इस प्रकार क्या है? सभी जो है सही है। आगे देखें। लीप वर्ष क्या है? क्वेश्चन, लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक दिन ज्यादा होता है, 366 दिन होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखें। चौथी यूनिट है अपनी मानचित्र। तो मानचित्र को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान और महासागर और देश या राज्य की सीमाएं। तो किसको शामिल करेंगे? तो इसमें करेंगे चारों ऑप्शन जो है, पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो ये भौतिक मानचित्र में हम शामिल करते हैं। आगे देखते हैं। राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या आएगा? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों को विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी। सड़क मानचित्र को भी, वर्षा मानचित्र को भी और वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को भी इसमें शामिल करेंगे। आगे देखते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्व बिंदु कहा जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सभी।
मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो चारों जो दिशाएं हैं उनको दिग्बिंदु कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उनको क्या कहेंगे? रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन देखो, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र। या फिर एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। ये दोनों ही क्या है? सत्य कथन है। आगे देखते हैं, 5वीं यूनिट अपनी, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। जलमंडल में क्या है क्वेश्चन? जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ और वाष्प। जल, बर्फ, जल, वाष्प, इन सभी को जो सम्मिलित करके क्या होता है? जलमंडल कहलाता है। आगे देखें, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? तो जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, दूसरा है जलमंडल वायुमंडल, तीसरा स्थलमंडल वायुमंडल, या फिर चौथा ऑप्शन स्थलमंडल जलमंडल और वायुमंडल। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन, स्थलमंडल जलमंडल एवं वायुमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत यह परिमंडल सम्मिलित होते हैं। आगे देखें, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व के सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? ए, प्रशांत महासागर में। आगे देखें, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या फिर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, या फिर सी ऑप्शन एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, या फिर डी ऑप्शन एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो है पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम में कौन सा हो जाएगा सही? तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसकी ट्रिक है एस फिक्र उत्तर द अंटार्क, एस फिक्र उत्तर द अंटार्क। इस प्रकार से इसका ट्रिक के रूप में भी हम याद रख सकते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना शामिल है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यूराल पर्वत, यूराल नदी, जूरा पर्वत, कौन कौन से शामिल है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, केवल 1 और 2। यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है हमारे एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय क्या है? संरचना है। आगे देखें, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है ऐसा? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या फिर एशिया। तो जिसको फिक्र नहीं हो वहां से कोई भी गुजर सकता है। तो जैसे अफ्रीका सही हो जाएगी इसमें, जहां से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से। आगे देखें, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, या फिर सू नहर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना बी नहर, बी जो ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वेज नहर।
आगे देखें, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ और होंडुरास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ए वाला। पनामा जो है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देश सम्मिलित है। आगे देखें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। और तीसरी है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? 2 और 3। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये किसके संदर्भ में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में जो है विचार। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को देखिए कि कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी, न तो 1 और न ही 2। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के पूर्व किनारे ये भी गलत है, और यहाँ किसी भी प्रकार की स्थानीय मानव निवास नहीं, ये भी गलत है। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? अगर आकार के आधार पर बात करें तो महासागरों का सही क्रम देखिए कौन सा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, पहला सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर 1 नंबर पे। फिर उसके बाद में दूसरा है अटलांटिक 2 नंबर पे। तीसरा है फिर हिंद महासागर 3 नंबर पे। फिर चौथा है दक्षिण महासागर 4 नंबर पे। और फिर पांचवा है आर्कटिक महासागर, ये 5 नंबर पे। तो 1, 3, 2, 4, 5 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये क्या है? बड़े से छोटे क्रम में है। हाँ, जो बड़े से छोटा क्रम है जो कौन कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से आगे देखें, नीचे दिए गए कथन किस महासागर के संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और दूसरी ओर इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति स्थित है। तो कौन से महाद्वीप की बात हो रही है? प्रशांत महासागर की। कौन से महासागर की बात हो रही है? प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर जो है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, और इसका जो क्षेत्रफल है सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और इसमें क्या है? अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा भी है प्रशांत महासागर। और इस महासागर में एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और दूसरी ओर क्या है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, इसका कारण क्या है? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कारण गलत हो जाएगा और कथन सही हो जाएगा।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी का तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय ताप कहते हैं और इसका कारण है यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पृथ्वी का तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहते हैं क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हम सुमेलित करते हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो है हमारा अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार। तो इसमें एक में 3 हो जाएगा। और फिर है अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी के एस के समान। फिर कौन सा आ जाएगा? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार। और आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर जो है ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर ध्रुव के चारों ओर ये हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? 3, 2, 1 और 4। दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर एस के समान है, अंग्रेजी के एस के समान, और हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर जैसे हिंद जो तिरंगा होता है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं। हिंदुस्तान के तिरंगे में कितने रंग है? 3। त्रिभुजाकार आकृति याद रख लेना हिंद महासागर से। और आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। आगे देखें, वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है? तो कौन सा? समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। आगे देखें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों में वृद्धि में सहायक होती है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। आगे देखें, छठी यूनिट है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो देखते हैं स्थल रूप में क्या क्या आएंगे क्वेश्चन। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को उदाहरण। पर्वत, घाटी, पठार, मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण जैसे पर्वत, घाटी, पठार, मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण, या फिर बाहरी प्रक्रिया के कारण, या आंतरिक एवं दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रक्रियाओं के कारण जो है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का जो है क्या हुआ है? वो हुआ है। उदाहरणों में आते हैं ये पर्वत, घाटी एवं पठार क्या है? आंतरिक एवं दोनों प्रकार प्रक्रियाओं के कारण जो है निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखिए, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो कौन सा है? दोनों सही हो जाएंगे। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और साथ ही साथ पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी वर्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो राजस्थान में स्थित है, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्या है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और सबसे नवीन की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? हिमालय पर्वत, जो भी क्या है अपने भारत में है, और अरावली पर्वत भी अपने भारत में है। तो सबसे नवीन पूछे तो भी भारत में, और सबसे पुरानी पूछे तो भी भारत में हो जाएगी। आगे देखें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन
पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों की एक रेखा में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? दोनों। कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ रहती है उनमें क्या कहते हैं? हिमानी। और पर्वतों के एक रेखा में व्यवस्थित होने को कहते हैं श्रृंखला। दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत या ब्रंसोत पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ऐसे को क्या कहेंगे? वलित पर्वत कहेंगे। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित है? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, या वास्यजस पर्वत ब्रंसोत पर्वत है, या माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, या फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे। कौन कौन से? वास वोसजेस पर्वत जो है ब्रंसोत पर्वत है, और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, ये दोनों सही है। आगे देखें, मोना कियुआ पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो मोना किया पर्वत किस महासागर में स्थित है बताइए दोस्तों। यह है अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या फिर दक्षिणी महासागर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। आगे देखें, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, या युगांडा का पठार, या तिब्बत का पठार। तो इसमें सबसे ऊंचे अगर पठार की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। आगे देखें, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मैदानों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्या है? अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। और दूसरा है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अगर मैदानों में जनसंख्या नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? और मैदान अक्सर क्या होते हैं? जो जनसंख्या होती है उसके कारण वहां पर जनसंख्या अधिक होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। आगे देखें, अब है 7वीं यूनिट हमारे देश भारत। 7वीं यूनिट का नाम है हमारा देश भारत। तो इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 की सामाजिक जो विज्ञान है उस पुस्तक की सभी यूनिट्स ले रहे हैं, और ये आपके सीटेट में ये रामबाण जो है साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें 8.8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, या फिर 18 डिग्री 6 उत्तरी से 37 डिग्री 4 उत्तरी तक, या 9 डिग्री 4 उत्तरी से 36 डिग्री 6 उत्तरी तक, या 60 डिग्री 6 उत्तरी से 37 डिग्री 4 उत्तरी तक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये जो पहला वाला है 8.8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक जो है भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से गुजरती है ये? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों से गुजरती है, अर्थात उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, तो इसमें 7 जो है डी ऑप्शन में 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। और भारत वैसे भी साथ देता है सभी का, तो 7 देश याद रख लेना। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है?
तो किसके साथ लगी हुई है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश जो है इसके साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा हमारे भारत देश की लगी हुई है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 और 4, सिक्किम और त्रिपुरा। त्रिपुरा को तो ऐसे याद रख लेना, त्रि आ रहा है इसमें, तो तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। और सिक्किम को भी याद रख लेना, क्योंकि ए, बी और सी तीसरे नंबर पर आता है, तो ये भी तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इसे याद रख लेना। आगे देखें, भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो कितने हैं ऐसे? 7। भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों को अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 7 आ जाएंगे इसमें। आगे देखते हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसमें कौन सी आ जाएगी? नर्मदा नदी। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। आगे देखें, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। या फिर तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत स्थित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ओनली वन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम जमाइए। तो पहला है वृद्ध हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। जैसे हम उत्तर से, अगर उत्तर से किसकी ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें, तो पहला आ जाएगा वृद्ध हिमालय, फिर आ जाएगा मध्य हिमालय, फिर आ जाएगा शिवालिक। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर हम क्रम से देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी गोदावरी कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उपयुक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? तो कौन कौन सी बनाती है? उपयुक्त सभी जो है डेल्टा बनाती है। महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है और कावेरी बनाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? सी ऑप्शन, दोनों सत्य हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या पवन द्वीप? तो इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप। ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। आगे देखें, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीके ट्रिक्स क्लासेज को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं अपन भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी 8वां चैप्टर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अपने अरबी भाषा से हुई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो कौन से भाग में होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारण में कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में
कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण है? तो स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच, ये क्या है? इनमें से कौन कौन से हैं? तो सभी जो है महत्वपूर्ण कारक है और कारण है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहाँ होती है? मासिन राम में होती है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य में, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? एक, दो और तीन। एक, दो और तीन जो है ए ऑप्शन सही है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्य में और पश्चिमी घाट में जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है हमारे देश में अधिकांश भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों की भी भिन्नता आती है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें एक और दोनों कथन सत्य हैं। कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये क्या है? पानी को अवशोषित कम करते हैं इनकी वजह से। और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। अर्थात एक और दोनों सत्य हैं। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो एक को दो से सम्मिलित करेंगे तो जो रोजवुड महोगनी है वो कौन से में आ जाएगी? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आ जाएंगे। और जो पीपल और नीम है ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में आ जाएंगे, क्योंकि नीम की पत्तियां हमेशा झड़ती रहती है, तो पतझड़ झड़ने वाली में पीपल और जो नीम है वो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ में आ जाएंगे। बात करें हम खेर बबूल की, तो ये क्या आएंगे? खेर बबूल जो है उष्ण कटिबंधीय काटिले वन में आ जाएंगे, खेर और बबूल। और पाइन और देवदार कौन से हैं? पर्वतीय वन है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो है, 2 4 3 1, 2 4 3 1 किसमें है? हमारे सी ऑप्शन में सही हो जाएगी। दो पहले में रोजवुड महोगनी जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आ जाएंगे, और पीपल और नीम जो है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ में आ जाएंगे। फिर बात करें खेर और बबूल कंटीली झाड़ियों में आ जाएंगे, और पाइन और देवदार क्या है? ये पर्वतीय वनस्पति में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, मैग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके ऊपर हम देखते हैं कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो जो सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, मैंग्रोव वन, और सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। आगे देखें, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की जंगली बकरी कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारत की जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है भारत की जंगली बकरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारत की जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो गिरवन, सुंदरवन, कच्छ के रण या पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत का जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो कच्छ के रण में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सीटेट के लिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो है कंटेंट हमने जो दिया है
क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का लिया गया है और इसमें करीब-करीब सभी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीटेट में आपसे पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।